हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। नोइंगली अननोन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैसेडोनिया के उस महान राजा के बारे में जिसका नाम ग्रीक इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिख दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अलेक्जेंडर द ग्रेट की। 356 बीसीई में मैसेडोनिया की एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया, जिनके पिता का नाम था फिलिप्स, जो कि मैसेडोनिया के एक माने हुए राजा हुआ करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी अलेक्जेंडर को अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ थी। दोस्तों, जब भी हमारे पिता कोई फ्लैट खरीदते हैं या कोई प्लॉट खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उनके बाद मिलने वाला तो हमें ही है। लेकिन अलेक्जेंडर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सारी दुनिया खुद जीतना चाहता था। जब भी अलेक्जेंडर के पिता किसी भी टेरिटरी को जीत कर आते थे तो अलेक्जेंडर को ऐसा लगता था कि उसके पिता ने उसके हिस्से की जीत उससे छीन ली है। ये होते हैं सेल्फ मेड मैन। महज 16 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया की गद्दी संभाली और सेना लेकर निकल गया दुनिया फतेह करने के लिए। सबसे पहले उसने पर्शिया और उसके आसपास के ट्राइब्स को हराया और उन जगहों को जीता। और इन्हीं जगहों को जीतते जीतते ये पहुंच गया भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से पर, जहां उसे मिले हिंदू कुश माउंटेन्स। लेकिन इन हिंदू कुश माउंटेन्स को उसने बड़ी आसानी से पास कर लिया खैबर पास की मदद से। और उसके बाद उसे मिली वहां की कुछ ट्राइब्स, जिनके साथ उसने युद्ध लड़के उन्हें हरा दिया। लेकिन इस युद्ध में उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और फाइनली वो पहुंच गया इंडस रिवर के तट पर। उसने इंडस रिवर को बड़ी आसानी से क्रॉस किया और वो पहुंच गया तक्षशिला, जहां पर राज करता था अम्बीराज। और जैसे ही अम्बीराज को ये पता चला कि अलेक्जेंडर की सेना तक्षशिला पहुंच चुकी है, अम्बीराज ने तुरंत अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद अलेक्जेंडर बड़ा खुश हुआ। अलेक्जेंडर ने सोचा कि अगर ऐसे ही हर एक राजा सरेंडर करता चला गया तो उसके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। वॉर में कोई भी खर्चा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई सैनिक नहीं मरेगा। लेकिन अलेक्जेंडर की यह खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। वो पहुंचा झेलम नदी के पास। उसने झेलम नदी क्रॉस की, जहां पर उसका इंतजार कर रहा था पोरस। पोरस के पास एक बड़ी गज सेना थी और इसमें 100 से भी ज़्यादा हाथी हुआ करते थे। हाथी अलेक्जेंडर की सेना के लिए किसी राक्षस से कम नहीं थे, क्योंकि ग्रीक कंट्रीज में कोई भी हाथी नहीं हुआ करते थे। इस वजह से कोई गज सेना भी नहीं रखता था। इन हाथियों की वजह से अलेक्जेंडर की सेना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था और अलेक्जेंडर की सेना धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी। और तब अलेक्जेंडर ने लगाया अपना दिमाग। उन्होंने इस हाथी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी, लेकिन सारे के सारे नाकाम रहे। और फिर अलेक्जेंडर ने सोचा कि यार, अब इन हाथियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसलिए अलेक्जेंडर की सेना ने इन हाथियों को टारगेट किया और इन्हें हिट करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये हाथी डायरेक्शन लेस हो गए और अपनी ही सेना को कुचलने लग गए। रिजल्ट ये निकला कि पोरस ये युद्ध हार गए। जंजीरों में जकड़ा जब पोरस अलेक्जेंडर के सामने गया, तब अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि बताओ पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने कहा कि वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस की बात सुनकर अलेक्जेंडर बड़ा खुश हुआ और उसने पोरस को अपने गले लगा लिया। उसने पोरस को जंजीरों से मुक्त किया और उसे अपने साथ बिठाकर उससे काफ़ी सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस भी किए और फाइनली पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। ऐसा कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स का कहना है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। मतलब आप ही सोचो दोस्तों कि जिस राज्य को अलेक्जेंडर ने इतनी मशक्क़त से जीता, उसने महज पोरस की डायलॉगबाजी सुनकर उसे वापस लौटा दिया। अलेक्जेंडर ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि भारत को जीतने के बाद वो यहाँ नहीं रुकने वाला है। वो वापस अपने घर मैसेडोनिया ज़रूर जाएगा।
और अगर वो यहाँ पर किसी ग्रीक गवर्नर को बिठाता है तो यहाँ पोरस का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि यहाँ के लोग उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। इसीलिए ज़रूरी था कि यहाँ पर पोरस को ही बिठा दिया जाए एज अ गवर्नर, और उसने ऐसा ही किया। और फिर वो यहीं नहीं रुका दोस्तों, वो आगे बढ़ा, उसने रावी नदी क्रॉस की। रावी नदी क्रॉस करने के बाद उसने वहाँ की कुछ ट्राइब्स से लड़ाई करी और उन्हें हराकर वो पहुँच गया ब्यास नदी के तट पर। अब इसके बाद अलेक्जेंडर की सेना को ब्यास नदी क्रॉस करनी थी, लेकिन अलेक्जेंडर की सेना ब्यास नदी क्रॉस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कोई था जो ब्यास नदी के उस पार अलेक्जेंडर और उसकी सेना का इंतजार कर रहा था, और वो था द ग्रेट मगध, उस टाइम का सबसे शक्तिशाली एम्पायर, जिसकी सेना और उसकी शक्ति की कहानियां सुन के अच्छे अच्छों की रूह कांप उठती थी। इसीलिए अलेक्जेंडर की सेना ने यह कह दिया था कि हम ब्यास नदी क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अलेक्जेंडर बार बार अपनी सेना को मोटिवेट करता रहा कि बस हमें ब्यास नदी क्रॉस करनी है, वहां जाके मगध को जीतना है और फिर हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। लेकिन सेना ने साफ मना कर दिया। वहां का एनवायरनमेंट भी उन्हें सूट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कई सारे सैनिक तो सिर्फ और सिर्फ बीमारी की वजह से मर रहे थे। और इसीलिए इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। अलेक्जेंडर को आखिर में हार माननी पड़ी और वो मगध पर हमला किए बगैर ही वापस मैसेडोनिया के लिए रवाना हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर अलेक्जेंडर मगध पर हमला करके उस पर कब्जा कर भी लेता, तब भी वो पूरी दुनिया नहीं जीत पाता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अलेक्जेंडर की दुनिया बहुत छोटी थी। अलेक्जेंडर के लिए दुनिया मैसेडोनिया से शुरू होकर मगध पे आके खत्म हो जाती थी। उसे ये नहीं पता था कि ये दुनिया असल में कितनी बड़ी है। उस टाइम गूगल मैप्स भी तो नहीं होता। अलेक्जेंडर ने वापस मैसेडोनिया लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन वापस जाने से पहले वो अपने गुरु एरिस्टोटल को दिया हुआ एक वादा पूरा करना चाहता था। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर से कहा था कि अगर वो भारत जा रहा है तो वहां से किसी मॉन्क को ले आए, जिसकी मदद से एरिस्टोटल को अपना ज्ञान बढ़ाने में और भी ज़्यादा मदद मिले। अलेक्जेंडर एक साधु के पास गया और बड़े अहंकार के साथ उसने कहा कि मैं सिकंदर हूँ, मैं विश्व विजय पर निकला हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मेरे साथ मैसेडोनिया चलो, मेरे गुरु ने तुम्हें बुलाया है। साधु ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन अलेक्जेंडर भी कहाँ मानने वाला था। उसने बार बार साधु से यही कहा कि मैं अलेक्जेंडर हूं, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। साधु ये बात बहुत अच्छे से समझ गए कि अलेक्जेंडर इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, और तभी साधु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अलेक्जेंडर ने पूछा, कैसी शर्त? साधु ने कहा कि मैं जिस आसन पर बैठा हूं, उस आसन को तुम्हें पूरा जमीन पर फ्लैट बिछाना पड़ेगा। अलेक्जेंडर ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं यूं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। अलेक्जेंडर आसन बिछाने में लग गया। घंटों बीत गए, अलेक्जेंडर बार बार मेहनत करता रहा। दरअसल वो आसन मृग छाल का था, यानी कि हिरण की खाल का बना हुआ एक आसन। ये आसन एक कुछ इस तरह होते हैं कि इनको जब सुखाया जाता है तो ये थोड़े से ऐंठ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका पूरा पार्ट जमीन पर नहीं टिक सकता। अलेक्जेंडर एक तरफ से अगर किसी भाग को दबाता तो दूसरी तरफ से कोई और भाग उठ जाता, दूसरी तरफ से उठाता तो तीसरी तरफ से आ जाता। अब करे तो करे क्या? घंटों की मेहनत के बाद अलेक्जेंडर थक हार के बैठ गया। अलेक्जेंडर को बड़ा ह्यूमिलेटेड फील हुआ। फिर साधु ने अलेक्जेंडर से कहा कि मैंने ये काम तुम्हें या तुम्हारी सेना को बेइज्जत करने के लिए नहीं किया था। ये काम मैंने तुम्हें इसलिए दिया था
ताकि मैं तुम्हें यह समझा सकूं कि यह दुनिया भी इस आसन की तरह ही है। तुम पूरी दुनिया जीत ही नहीं सकते अलेक्जेंडर। तुम एक जगह पर महारत हासिल करोगे, एक जगह जीतोगे, तो दूसरी तरफ कोई ना कोई रिवोल्ट कर देगा, दूसरी तरफ जाके कोई रिवोल्ट दबाओगे तो तीसरी तरफ कोई रिवोल्ट हो जाएगा, और ऐसे तुम जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ परेशान ही रहोगे। ये बात अलेक्जेंडर को अंदर तक चुभ गई और इसने अलेक्जेंडर को एक बहुत बड़ा लेसन दिया, जिसके बाद अलेक्जेंडर वापस मैसेडोनिया लौट गया। मैसेडोनिया जाते हुए बीच रास्ते में बेबीलोन नाम की जगह पर अलेक्जेंडर की मौत हो गई। अब अलेक्जेंडर की मौत को लेकर कई सारे हिस्टोरियंस में काफ़ी ज़्यादा विवाद है। कुछ का कहना है कि अलेक्जेंडर की मौत मलेरिया नाम की बीमारी से हुई थी। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि उसकी मौत सदमे की वजह से हुई थी। तो कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि उसके दुश्मनों ने उसे स्लो पॉइजन देकर मारा था। लेकिन आज भी अलेक्जेंडर की डेथ एक मिस्ट्री है दोस्त। लेकिन अब सवाल यह है कि इतना सब कुछ हुआ, अलेक्जेंडर पूरी दुनिया नहीं जीत पाया। उसके लिए तो दुनिया बहुत छोटी थी। फिर इसके बावजूद भी अलेक्जेंडर द ग्रेट कैसे बना? दोस्तों, उसके ग्रेट बनने के पीछे दो कारण थे। पहला रीजन, अलेक्जेंडर को महान बनाया था उसके पूरी दुनिया जीतने के इस सपने ने। अलेक्जेंडर इसलिए महान नहीं था क्योंकि उसने पूरी दुनिया जीती थी, बल्कि वो महान इसलिए था क्योंकि उसने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा था। अलेक्जेंडर के सपने ने उसे महान बनाया था। दूसरा कारण दोस्तों, दूसरे रीजन में आती है अलेक्जेंडर की 3 आखिरी इच्छाएं। पहली इच्छा कि मरने के बाद अलेक्जेंडर को जिस रास्ते से उसके फ्यूनरल में ले जाया जाएगा, उस रास्ते पर अलेक्जेंडर की कमाई हुई सारी दौलत को बिछा दिया जाए, ताकि दुनिया को यह मैसेज मिले कि यह सारा पैसा मरने के बाद उसके किसी काम का नहीं है। दूसरी इच्छा, अलेक्जेंडर के दोनों हाथ कॉफिन से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि दुनिया को यह मैसेज मिले कि मरने के बाद भी अलेक्जेंडर द ग्रेट खाली हाथी वापस लौट गया। तीसरी इच्छा, अलेक्जेंडर यह चाहता था कि जिन हकीमों ने उसका इलाज किया है, यानी कि जिन डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया है, वो ही उसका फ्यूनरल कंप्लीट करे, ताकि दुनिया को यह मैसेज मिले कि जब मौत आई तो दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अलेक्जेंडर द ग्रेट को नहीं बचा पाया। तो दोस्तों, ये थी अलेक्जेंडर की 3 अंतिम इच्छाएं, और इसी के साथ अलेक्जेंडर की कहानी यहाँ खत्म हुई। तो आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।